हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बेसिकली कोर्ट को पूरा ख़त्म करेंगे एंड आई विल ट्राई कि PRIs भी हो जाए। ठीक है। सो स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ पे है? स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पार्ट 6 में है, आर्टिकल 168 to 212 तक। ठीक है, कहाँ पे है? पार्ट 6 एंड आर्टिकल 168 to 212। तो हमारा क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि पावर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट के बीच। क्या है? पावर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट के बीच। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी है स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे जो प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर जो है यूनिकैमरल हो सकता है स्टेट में या बाईकैमरल हो सकता है। ठीक है। तो यूनिकैमरल का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही चैम्बर हो सकता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ विधानसभा हो सकता है। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? लॉ बनाना, बजट को पास करना और डिस्कस करना जो भी स्टेट के इश्यूज हैं। देन बाईकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होगा? दो चैम्बर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स विधान परिषद। ठीक है। तो यूनिकैमरल में क्या होगा? एक चैम्बर होगा। बाईकैमरल में क्या होगा? दो चैम्बर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो हम अगर स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? गवर्नर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ ऐड होगा? जो सिर्फ बाईकैमरल होगा। ठीक है, सिर्फ बाईकैमरल स्टेट में लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल ऐड ऑन होगा। नहीं तो अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर कहें तो क्या होगा? गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? नो यूनिफॉर्मिटी इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो यूनिफॉर्मिटी हम स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं देखते हैं, और ये जो है स्टेट वेरी करती है स्ट्रक्चर में। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि 6 जो है बाई कैमरल स्टेट है। कितने बाई कैमरल स्टेट है? 6 बाई कैमरल स्टेट है, और बाद बाकी रेस्ट जो है यूनिकैमरल है। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कुछ तो बाई कैमरल है और कुछ यूनिकैमरल है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है? तो स्टेट्स विथ बाई कैमरल सिस्टम, तो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। तो इन 6 स्टेट को याद रखना है, जहाँ पे कि क्या है? बाई कैमरल स्टेट है, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश देन तेलंगाना पास में, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है। तो इन सब में क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन में अगर हम देखें क्या क्या कंपोजिशन होगा? गवर्नर होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। आर्टिकल 169 में क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है। आर्टिकल 69 में क्या है कि क्रिएट किया जा सकता है या एबोलिश किया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है। तो ये क्रिएट और एबोलिश कौन करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को? तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो क्रिएट कर सकती है और एबोलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। प्रोसीजर क्या होगा? तो रेजोल्यूशन जो है, अब रेजोल्यूशन बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विथ स्पेशल मेजोरिटी। तो क्या करना पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर चाहती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगी। देन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है पास किया जाएगा, लाइक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विथ सिंपल मेजोरिटी। और जो है यहाँ पे क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होगा, और जो पार्लियामेंट में क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी। इस बात को याद रखना है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है, मतलब कि क्या करना है? क्रिएट करना है, एबोलिश करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, प्रोसीजर क्या रहेगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के साथ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास्ड लाइक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो जिस तरीके से ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है उसी तरीके से सिंपल मेजोरिटी से जो है दोनों हाउस से होगा, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। तो अगर क्रिएट किया जा रहा है या एबोलिश किया जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है नहीं है। ठीक है। देन लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर हम स्ट्रेंथ देखें, मैक्सिमम 500 हो सकता है और मिनिमम 60 हो सकता है। मतलब मिनिमम 60 होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और मैक्सिमम 500 होगा। सो अगर एग्जाम्पल देखें, अरुणाचल में कितना है? 60 है। सिक्किम में कितना है? 32 है। गोवा में कितना है? 40 है। नागालैंड में कितना है? 60 है।
ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि 500 मैक्सिमम और मिनिमम जो है 60 तक हो सकता है। तो अरुणाचल में हम देखते हैं 60 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, नागालैंड में 60 है। देन मैनर ऑफ इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है। द नॉमिनेटेड मेंबर जो है आर्टिकल 334 के अंदर था कि 1 एंग्लो इंडियन को जो है नॉमिनेट कौन कर सकते हैं, गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का एबोलिश कर दिया गया इस रिजर्वेशन को एंग्लो इंडियंस का। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे का अगर स्ट्रेंथ देखें, हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखा कि मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 हो सकता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर हम देखें तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। तो असेंबली की जितनी स्ट्रेंथ है उसका 1/3 होगा, 1/3 होगा, ठीक है। जितनी भी स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसका जो है 1/3 होगा, दैट मीन्स 40। मिनिमम 40 हो सकता है, दैट मीन्स 40 नहीं, मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, 40 हो सकता है। बेसिकली क्या याद रखना है कि 1/3 जो है टोटल स्ट्रेंथ होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, और मिनिमम कितना हो सकता है, 40 हो सकता है। यहाँ पे हमने कितना देखा था, मिनिमम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है, कि मिनिमम 60 होना चाहिए, यहाँ मिनिमम 40। देन मैनर ऑफ इलेक्शन अगर देखें तो 5/6 ऑफ द मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो इसमें जितने भी मेंबर होंगे, तो जिसमें से 5/6 ऑफ मेंबर जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है। कितना, 6 में से 5, ठीक है, 5/6। देन कैसे होगा इलेक्शन, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा इनको। देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट किया जाएगा। देन 1/3 जो है इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। 1/3 को कौन इलेक्ट करके भेजेगा, मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। 1/3 इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और 1/3 जो है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करेंगे। सो 1/12 कहाँ से होंगे, 1/12 होंगे इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स। तो ग्रेजुएट्स के द्वारा 1/12 को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 3 ईयर्स स्टैंडिंग और रिसाइड करने चाहिए सेम स्टेट में। देन 1/12 जो है इलेक्टेड बाय टीचर्स, 1/12 को टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए टीचिंग का, ठीक है। नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल से कम के टीचर नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे उनको 5/6 मेंबर को तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड 1/3 जो मेंबर इलेक्ट किया जाता है, 1/3 मेंबर को जो है इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। देन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 1/3 को करते हैं। देन 1/12 को कौन करता है, ग्रेजुएट्स। एंड 1/12 को कौन करते हैं, टीचर्स, ठीक है। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो 1/6 को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। कौन नॉमिनेट करते हैं, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। और जो है क्या होना चाहिए, किन लोगों को नॉमिनेट करेंगे, अगर इनका एक्सपर्टीज़ जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट में है, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सर्विस और साइंस में है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्राइटेरिया को कि 5/6 मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, 1/3 इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, 1/3 इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/12 इलेक्टेड बाय graduates, 1/12 elected by teachers, 1/6 nominated by governor who is expert in cooperative movement or literature or arts or social service और science, ठीक है। देन अब देख लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या डिफरेंस है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर देखें तो नॉर्मल टर्म जो है कितना है, 5 ईयर है फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो 5 साल का टर्म है, लेकिन गवर्नर जो है डिसॉल्व कर सकती है किसी भी टाइम, ठीक है। और इसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। जो नॉर्मल टर्म है इसको क्या किया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में हमने क्या देखा था कि जो है पार्लियामेंट का, लोकसभा का भी टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। तो उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर एट ए टाइम। कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ आफ्टर एमरजेंसी एंड्स। और जैसे ही एमरजेंसी ख़त्म हो जाता है उसके 6 महीने बाद तक और ये नहीं रह सकता है। मतलब अगर एमरजेंसी ख़त्म हुआ तो जिस दिन से ख़त्म हुआ उस दिन से लेकर के 6 महीने तक जो है इसको क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि 5 ईयर टर्म है, या तो फिर अगर मेजोरिटी लूज़ हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई तो फिर गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं। देन एक्सटेंशन देखें तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा 1 साल के लिए एट ए टाइम, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में अगर देखें
तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है ये परमानेंट बॉडी, ठीक है, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, जैसे हमने देखा था कि राज्यसभा के केस में, तो ये भी कंटिन्यूइंग चैम्बर है। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर होंगे हर दूसरे साल में, ठीक है, और हर मेंबर क्या करेंगे, सर्व करेंगे फॉर 6 ईयर एंड एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन बाय गवर्नर। तो जितने भी मेंबर है वो क्या करेंगे, 6 साल के लिए सर्व करेंगे और री इलेक्शन इनका हो सकता है और री नॉमिनेशन भी गवर्नर के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि कंटिन्यूइंग चैम्बर है, 1/3 मेंबर रिटायर होंगे हर दूसरे साल और ईच मेंबर जो है सर्व करेंगे 6 साल का और फिर एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशन के लिए। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में अगर देखें लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो स्पीकर को कौन इलेक्ट करेगा, इलेक्टेड बाय असेंबली फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। तो जैसे पार्लियामेंट के केस में हमने देखा था, तो सेम इनको क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। रिमेन्स इन ऑफिस फॉर द लाइफ ऑफ असेंबली, तो जब तक असेंबली है तब तक जो है स्पीकर भी रहेंगे। देन डिप्यूटी स्पीकर क्या करेंगे, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ स्पीकर इन देयर एब्सेंस, तो डिप्यूटी स्पीकर कब आएंगे, जब स्पीकर नहीं रहेंगे। देन पैनल ऑफ चेयरपर्सन को कौन नॉमिनेट करेगा, स्पीकर नॉमिनेट करेंगे और पैनल ऑफ चेयरपर्सन में जितने भी मेंबर होंगे वो क्या कर सकते हैं, प्रिसाइड कर सकते हैं जब स्पीकर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जो भी पार्लियामेंट के केस में देखा था सेम केस यहाँ पे भी है। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में अगर देखें तो चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाएगा बाय काउंसिल फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, काउंसिल के द्वारा। तो अगर हम राज्यसभा का देखें तो वहाँ पे चेयरपर्सन कौन होते हैं, वहाँ पे चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन होगा और इलेक्शन के कहाँ पे होगा, काउंसिल, इलेक्टेड बाय काउंसिल फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, कि इसके अपने मेंबर में से ही क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। देन डिप्यूटी चेयरपर्सन, तो ये परफॉर्म करेंगे चेयरपर्सन की ड्यूटी जब वो एब्सेंट रहेंगे। देन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन अगर देखें तो इसको नॉमिनेट किया जाएगा चेयरपर्सन के द्वारा और फिर कोई भी प्रिसाइड कर सकता है जब चेयरपर्सन नहीं है, ठीक है। जब चेयरपर्सन नहीं है तो फिर वाइस ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो है प्रिसाइड कर सकते हैं। देन पावर एंड ड्यूटीज अगर देखें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर का, तो ये मेंटेन करते हैं ऑर्डर और डेकोरम को, इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रूल्स नहीं, ये नहीं होगा। इंटरप्रेट ये क्या करेंगे, जो भी हाउस का रूल होगा, बिजनेस होगा, प्रोसीजर होगा, उन सारी चीज़ों को ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये नोट्स में है, मैंने पीडीएफ सेंड किए तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो भी मेंटेन करेंगे ऑर्डर और डेकोरम को, जो भी रूल का प्रोसीजर, बिजनेस, हाउस, इन सारी चीज़ों को ये देखेंगे। एडजर्न करेंगे असेंबली को, वोट करेंगे अगर टाई हो जाए तो टाई के केस में ये वोट करेंगे। सीक्रेट सिटिंग्स जो है अलाउ होगा। देन फाइनल डिसीजन ऑन मनी बिल, ठीक है, मनी बिल के केस में फाइनल डिसीजन स्पीकर का होगा कि ये मनी बिल है या नहीं। डिसाइड करेंगे ये डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, जो कि हमने पार्लियामेंट के केस में देखा था कि जब 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो डिसाइड कौन करेंगे, डिसाइड करेंगे स्पीकर। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है और उसके हिसाब से जब डिस्क्वालीफाइड होंगे तो डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ये हमने देखा था पार्लियामेंट के केस में। तो सेम यहाँ पे भी है कि डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, 10th शेड्यूल के केस में, ठीक है, अगर 10th शेड्यूल के केस में अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो फिर कौन डिसाइड करेंगे, स्पीकर डिसाइड करेंगे। ये अपॉइंट करेंगे चेयरमैन ऑफ कमिटीज को, प्रिसाइड करेंगे स्पेसिफिक कमिटीज के ऊपर, ठीक है। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखें तो सेम एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। कुछ एडिशनल ड्यूटीज रिलेटेड टू काउंसिल्स फंक्शनिंग, सेम चीज़ें होंगी और कुछ एडिशनल ड्यूटी होगा जो काउंसिल के फंक्शनिंग से रिलेटेड होगा। देन ओथ एंड एफर्मेशन अगर देखें तो मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ बिफोर द गवर्नर और अपॉइंटेड पर्सन। तो इन लोगों को ओथ कौन दिलाएगा, गवर्नर दिलाएंगे या गवर्नर जिसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और बिना ओथ लिए ये वोट नहीं कर सकते हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के मेंबर क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स में जब तक कि वो ओथ नहीं ले लेते हैं, ठीक है। पेनल्टी क्या है, 500 फॉर ईच डे सिटिंग और वोटिंग विदाउट टेकिंग द ओथ और बीइंग डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर डिस्क्वालीफाई हो गए या ओथ नहीं लिया है फिर भी हाउस में बैठ रहे हैं या वोट कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ ईच डे का लगेगा, ठीक है। देन अगर क्वालिफिकेशन हम देखें तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सिटीजनशिप, सिटीजन होने चाहिए दोनों, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी, काउंसिल के केस में भी। और ओथ जो है लेना चाहिए, मस्ट अफर्म एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अफोल्ड इंडिया सॉवरेनिटी। तो इनको ओथ लेना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चलेंगे और इंडिया के सॉवरेनिटी को अफोल्ड करेंगे।
एज अगर देखें तो एटलीस्ट 30 ईयर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए होना चाहिए, ठीक है, एंड 25 ईयर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होना चाहिए, जो हमने पार्लियामेंट के केस में पढ़ा था, ठीक है। और अदर क्वालिफिकेशन, अगर पार्लियामेंट कुछ अदर क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब करती है तो फिर प्रिस्क्राइब करती है तो फिर वो होगा। तो 30 ईयर्स काउंसिल के केस में, 25 ईयर्स असेंबली के केस में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें क्या कहा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होना चाहिए, मस्ट बी एन इलेक्टर इन द स्टेट एंड अ रेसिडेंट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में के एलिजिबिलिटी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहा गया है कि वो इलेक्टर होना चाहिए इन द स्टेट में इलेक्टर होना चाहिए और रेसिडेंट होना चाहिए, और एलिजिबल होने चाहिए वो गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या कहा गया, मस्ट बी एन इलेक्टर इन द स्टेट, कि वो स्टेट में इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, वो स्टेट में इलेक्टर होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या कहा गया है, वो स्टेट में इलेक्टर भी होना चाहिए और रेसिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। काउंसिल के लिए ये बात याद रखना है। तो रिजर्व सीट के लिए हमने क्या देखा कि ये जो है SC ST के लिए सीट रिजर्व है, और रिजर्व सीट पे कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होंगे, ठीक है। और जो भी SC ST हैं वो क्या कर सकते हैं, अनरिजर्व सीट पे भी जो है कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं करना चाहिए, कैन नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट मेकिंग ऑफिस अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट और यूनियन के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, हमने देखा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कुछ ऑफिस जो है एग्जेम्प्ट है। देन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मस्ट नॉट एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो कि हमने देखा था ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप अगर देखें तो मस्ट नॉट होल्ड फॉरेन सिटीजनशिप, तो वो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। देन पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन जो है जैसा एज डिफाइंड बाय लॉ, ठीक है। देन पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, जैसा कि लॉ में डिफाइन किया हुआ होगा। हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कब कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं या अनसाउंड माइंड के हैं या इंसॉल्वेंट हैं, ठीक है, या सिटीजन अगर नहीं है, या अगर पार्लियामेंट कोई लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर रही है कि अगर आप ये लॉ के अकॉर्डिंग इसको वायलेट करते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो ये पार्लियामेंट कर सकती है। और ये हमारे कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी है 1951 का। इसमें क्या कहा जा रहा है, इलेक्शन ऑफेंसेस कि जो अगर आप इलेक्शन ऑफेंसेस में गिल्टी पाए जाते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस में तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, आपको करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करना है, अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देन क्रिमिनल कन्विक्शन, कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स रिजल्टिंग इन 2 और मोर ईयर फॉर इम्प्रिजनमेंट। तो क्या कहा जा रहा है कि कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है क्राइम के लिए, ठीक है, जहां पे 2 या 2 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट किया जा रहा है, एक्सेप्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, एक्सेप्ट कहाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अगर जो है क्रिमिनल कन्विक्शन में कहा जा रहा है कि इनको कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स रिजल्टिंग इन 2 और मोर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए अगर इम्प्रिजन कर दिया जाता है तो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्सेप्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जा रहा है। देन इलेक्शन एक्सपेंसेस कि क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन एक्सपेंसेस जो है सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन टाइम। देन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नो इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉरपोरेशन विथ 25% गवर्नमेंट शेयर। तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में और कॉरपोरेशन में जहाँ पे कि 25% गवर्नमेंट का शेयर है। सर्विस डिसमिशल, ऐसा नहीं है कि मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी, किसी भी सर्विस से आपको निकाला गया है, किस लिए निकाला गया है कि आप करप्ट है, आप डिसलॉयल हैं, तो अगर ऐसी चीज़ों में निकाला गया है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। और अगर कुछ सोशल क्राइम किया गया है, ठीक है, और इनके लिए अगर पनिश्ड किया जा रहा है जैसे कि अनटचेबिलिटी, डॉरी या सती, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। देन गवर्नर का डिसीजन जो है ऑन डिस्क्वालिफिकेशन इज फाइनल विथ इनपुट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। तो इस केस में क्या होगा कि गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा और इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे वो, ठीक है, उनका भी इलेक्शन कमीशन का इनपुट रहेगा। देन यहाँ पे अगर गवर्नर लेते हैं कि ये डिस्क्वालीफाइड है या डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो ये डिसीजन किसका होगा, गवर्नर का होगा।
होगा। और हमने देखा कि 10th शेड्यूल के केस में अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो डिसीजन कौन लेंगे, स्पीकर लेंगे, ठीक है। और इन सारी चीज़ों में कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो कौन डिसाइड करेंगे, गवर्नर डिसाइड करेंगे। गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा और वो इलेक्शन कमीशन का इनपुट लेकर के डिसाइड करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जो है पार्लियामेंट के केस में कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो कौन डिसाइड करेंगे, स्पीकर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एंटी डिफिक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल के अंदर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफिक्शन इज डिटरमाइंड बाय चेयरमैन और स्पीकर नॉट द गवर्नर, ठीक है। जो सेम चीज़ पार्लियामेंट के केस में था कि अगर यहाँ पे 10th शेड्यूल के हिसाब से कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो फिर गवर्नर नहीं डिसाइड करेंगे, फिर स्पीकर डिसाइड करेंगे और चेयरमैन डिसाइड करेंगे काउंसिल के केस में। और ये जो भी डिसाइड करेंगे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो अगर सपोज स्पीकर ने डिसाइड किया कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाइड है और उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है तो जुडिशियल रिव्यू होगा। ये कौन से केस से कहा गया था कि होतो होलोहन केस से कहा गया था। देन वेकेशन ऑफ सीट अगर देखें कि डुअल मेंबरशिप नहीं है अलाउ तो कैसे सीट खाली हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा, ठीक है। तो कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस साइमल्टेनियसली, दोनों हाउस के मेंबर तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखा कि जो है आरपीए एक्ट के तहत जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को अगर फॉलो जो भी चीज़ें दी गई है उसके तहत हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई। एंड 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो क्या होगा, अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गए तो तब तो फिर उनका सीट वेकेट हो जाएगा। देन अगर उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया, रिज़ाइन टू चेयरमैन जो है मतलब अगर काउंसिल के केस में चेयरमैन के पास रिज़ाइन कर दिया और असेंबली के केस में स्पीकर के पास जाकर के वो क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं। देन एब्सेंस, अगर 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है बिना किसी परमिशन के, विदाउट परमिशन एब्सेंस फॉर 60 डेज, तो भी ऐप जो है हो सकते हैं, सीट खाली हो सकता है। और अदर कॉज अगर देखें कि अगर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा एक्सपेल कर दिया गया, ठीक है, और या तो फिर इलेक्ट हो गए, इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर अपॉइंटेड एज गवर्नर, या तो गवर्नर बन गए या वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, या तो कोर्ट में जो है इलेक्शन इनका वॉइड कर दिया गया तो एक्सपेल कर दिया गया तो फिर सीट खाली हो जाएगा, ठीक है। देन सैलरीज एंड अलावेंसेस, तो इसको कौन फिक्स करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करेगी। और ये चार्ज किस पे होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट। तो हमने देखा था कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उस पर वोट नहीं होता है। देन प्रोविजंस एक्सक्लूसिव टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो जैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा के केस में देखा था कि कुछ सिर्फ लोकसभा का अधिकार है, तो अब हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास क्या पावर है, ठीक है। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के केस में कि हर स्टेट डिवाइड है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिमार्केटेड टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड सीट। तो पॉपुलेशन एंड सीट के बीच में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म रेशियो होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही सीट जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो जो है हर सेंसस के बाद क्या होता है, रीएडजस्टमेंट किया जाना चाहिए, रीएडजस्टमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड डिवीजन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ईच सेंसस। तो जैसे ही सेंसस होगा तो उसके बाद रीएडजस्टमेंट किया जाना चाहिए कि कितना सीट है, कितना डिवीजन है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। देन पार्लियामेंट डिटरमाइंस द अथॉरिटी एंड इट्स मैनर। तो ये जो रीएडजस्टमेंट किया जाएगा तो इसके लिए कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी और इसका मैनर डिसाइड करेगी। जो रीएडजस्टमेंट होगा आफ्टर ईच सेंसस तो वो कैसे होगा वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससीज एंड एसटीज, तो रिजर्वेशन एंड री एडजस्टमेंट आर मेड बेस्ड ऑन सेंसस। तो ये यहाँ पे भी एससीज और एसटीज का रिजर्वेशन और री एडजस्टमेंट अगर होगा तो सेंसस के बेस्ड पे होगा। कैसे होगा, सेंसस के बेस्ड पे। और पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी अथॉरिटी एंड इट्स मैनर। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में क्या होगा कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है,
तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ यूनिफॉर्म रेशियो में होता है बिटवीन पॉपुलेशन एंड सीट, और रीएडजस्टमेंट हर सेंसस के बाद किया जाना चाहिए। और रीएडजस्टमेंट करने के लिए अथॉरिटी को कौन डिसाइड करेगी? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। देन यहाँ हम जानते हैं कि एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व होता है, तो इस और ये भी सेंसस के बेसिस पे होता है, तो पार्लियामेंट ही अथॉरिटी डिसाइड करेगी और इसका मैनर डिसाइड करेगी कि किस हिसाब से रीएडजस्टमेंट किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये कुछ प्रोविजन हमने देख लिया, एक्सक्लूसिव है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। अब हम देखते हैं सेशन, तो समनिंग कौन करेगा? गवर्नर जो है समन करेंगे सेशन को, ठीक है, लेजिस्लेचर का। और मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच कितना होना चाहिए? 6 मंथ। तो इतना ही हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच 6 मंथ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, देन एडजर्नमेंट अगर देखें तो सस्पेंड्स वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि वर्क को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया, चाहे आवर के लिए या डेज के लिए या वीक्स के लिए। एंड एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि इस सिटिंग को जो है इनडिफिनिट टाइम के लिए जो है ख़त्म कर दिया गया। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि फिर से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, चाहे एक कुछ घंटे के लिए किया गया हो या डेज़ के लिए किया गया हो या वीक के लिए किया गया हो। और एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब है कि इनडेफिनेटली टाइम के लिए कर दिया गया है। और ये एडजर्नमेंट का पावर किसके पास है? लाइज विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये एडजर्न कौन करेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे। समन और प्रोरोग हमने देखा था कि गवर्नर करेंगे। हमने देखा कि एडजर्नमेंट कौन करेगा? एडजर्नमेंट करेंगे स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी रहेंगे वो एडजर्नमेंट करेंगे। एडजर्नमेंट साइन डाई वो करेंगे, एंड करेंगे सिटिंग को इनडेफिनिटली। ठीक है, ये कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। लेकिन जो प्रोरोगेशन है, ठीक है, प्रोरोगेशन को कौन करेगा? जो गवर्नर इशू करेंगे। ठीक है, जब एडजर्नमेंट साइन डाई के बाद क्या होगा? गवर्नर जो है प्रोरोग करेंगे। ठीक है, इशू किया जाएगा नोटिफिकेशन प्रोरोगेशन के लिए, और गवर्नर जो है प्रोरोग कर सकते हैं कब? जब हाउस सेशन में हो, उस टाइम भी प्रोरोगेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस देखा। देन डेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि असेंबली का लाइफ ही खत्म हो गया। ठीक है, डेजोल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो गया, असेंबली की का लाइफ एंड हो गया। देन कोरम हम देखें तो मिनिमम 10 मेंबर्स जो है और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स जो है विच एवर इज ग्रेटर वो प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब या तो 10 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, जो ज़्यादा है वो होना चाहिए। मीन्स अगर तो कहीं ऐसा है कि 50 ही मेंबर है, 40 ही मेंबर है, 60 ही मेंबर है, क्या होना चाहिए? उस केस में 10 मेंबर कम से कम होना चाहिए। और अगर ज़्यादा मेंबर है तो 1/10 जो है अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, विदाउट कोरम द मीटिंग इज आइदर एडजर्न्ड और सस्पेंडेड। तो अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग या तो एडजर्न्ड हो जाएगा या तो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा एडजर्नमेंट क्या होता है कि उसको या तो स्पेसिफिक आर के लिए रोकना, ठीक है, तो आर्क्स के लिए, डेज के लिए, वीक्स के लिए। ठीक है, देन अब हम देखते हैं लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑन डिसोल्यूशन। अब अगर डिसॉल्व हो गया हाउस तो बिल का क्या होगा? ठीक है, इफ पेंडिंग इन असेंबली और पास्ड बाय असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल, तो क्या होगा? जो है इस केस में लैप्स हो जाएगा। और बिल लैप्स कब नहीं होगा? इफ पेंडिंग इन काउंसिल, काउंसिल में पेंडिंग है लेकिन पास नहीं हुआ है असेंबली के द्वारा। बिल आया, काउंसिल में है और असेंबली के द्वारा पास नहीं हुआ है। ठीक है, या तो फिर पास हो गया है दोनों हाउस के द्वारा और गवर्नर के लिए या प्रेसिडेंट के असेंट के लिए वेट कर रहे हैं, फिर भी लैप्स नहीं होगा। लैप्स कब होगा? अगर ये असेंबली में पेंडिंग है और असेंबली से ही पास किया गया है, ठीक है, और काउंसिल में पेंडिंग है, तब ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्या 3 चीज़ याद रखना है कि अगर बिल तो असेंबली में ही पेंडिंग है, ठीक है, या फिर पास कर दिया गया है असेंबली के द्वारा लेकिन पेंडिंग है काउंसिल में, तब फिर क्या होगा? लैप्स हो जाएगा। इन चीज़ को याद रखना है, या तो पेंडिंग है असेंबली में या पास कर दिया गया है असेंबली के द्वारा लेकिन पेंडिंग है काउंसिल में, फिर पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, और कब लैप्स नहीं होगा? अगर पेंडिंग है काउंसिल में लेकिन असेंबली के द्वारा पास नहीं किया गया है। यहाँ पे हमने क्या देखा? असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया है, पेंडिंग है काउंसिल में, बिल लैप्स हो गया। यहाँ पे काउंसिल में पेंडिंग है लेकिन असेंबली ने पास ही नहीं किया है, या तो फिर दोनों हाउस ने पास कर दिया है और गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो दैट इज द केस। ठीक है, अब वोटिंग अगर देखें तो सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है मोस्ट ऑफ द मैटर्स में। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है जब क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी तब चाहिए होता है जब स्पीकर और चेयरमैन को रिमूव करने की बात होती है। ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और कास्टिंग वोट कौन करते हैं? स्पीकर और चेयरमैन करते हैं। जब टाई का केस होता है तो कास्टिंग वोट करते हैं। ठीक है, अब अगर लैंग्वेज देखें लेजिस्लेचर में तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है क्या है?
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज़ यूज्ड, ठीक है, या तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट का वो यूज़ किया जाएगा या हिंदी और इंग्लिश यूज़ किया जाएगा। देन मेंबर्स लैंग्वेज अगर देखें तो मेंबर जो है एड्रेस कर सकते हैं हाउस को अपने मदर टंग में विथ परमिशन, ठीक है, परमिशन लेना होगा स्पीकर और चेयरमैन का, फिर अपने मदर टंग में जो है एड्रेस कर सकते हैं। देन यूज़ ऑफ इंग्लिश, स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिसाइड टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू इंग्लिश आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिसाइड कर सकते हैं कि इंग्लिश कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है 15 साल के बाद, और अप टू 40 ईयर्स इन सम स्टेट, और कुछ स्टेट में क्या है अप टू 40 ईयर्स, ठीक है। क्या देखा कि इंग्लिश का यूज़ किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कितना दिन बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, कि इसको जो है कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। लेकिन कुछ स्टेट के लिए है कि 40 साल बाद भी डिसाइड कर सकती है कि इंग्लिश को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। अब देखते हैं राइट्स ऑफ मेंबर एंड एडवोकेट जनरल। तो मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल के पास क्या है, स्पीक इन आइदर हाउस और कमिटीज़। तो एडवोकेट जनरल हमने पार्लियामेंट के केस में देखा था, अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे हम देख रहे हैं एडवोकेट जनरल कि इनके पास क्या है, राइट टू स्पीक है, ठीक है, बोल सकते हैं हाउस में और कमिटी में। वोटिंग अगर देखें तो कैन नॉट वोट अनलेस दे आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, मीन्स क्या है, जो भी मेंबर हैं, ठीक है, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, सॉरी वोट नहीं कर सकते, स्पीक कर सकते हैं मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। और वोट वो तभी करेंगे जब वो उस हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, मतलब जिस हाउस के वो इलेक्टेड मेंबर हैं उसी में वोट करेंगे। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तो वहाँ वोट करेंगे, काउंसिल के मेंबर है तो वहाँ वोट करेंगे। लेकिन दोनों जो है हाउस में जा सकते हैं, पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते, ठीक है। और वोट सिर्फ उसी में वो करेंगे जहाँ पे वो इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है। और एडवोकेट जनरल के केस में हमने देखा कि वो बोल तो सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते, ठीक है, वो वोट नहीं कर सकते हैं।